देखिए, CO3 के बारे में एकदम नटशल में है कि मैं बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दिया। उसके बाद भी आप लोग ने मतलब तंग नहीं किया और आराम से एडमिशन ले लिया, उसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि काफ़ी आप लोग अब समझदार होंगे कि मुझे तंग कम कर रहे हैं और एडमिशन ले रहे हैं। तो ये हो गई अच्छी बात। दूसरी बात है कि इसमें 2 प्रोग्राम पैरेलल क्यों कर रहा हूँ? जो मैंने बॉम्बे में और अभी तक आप लोगों में जो कमजोरियाँ देखी है, मैं चाह रहा हूँ कि वो सारी कमजोरियाँ आपका कोई दूर करने वाला है नहीं, ठीक है? तो वो सारी कमजोरियाँ थोड़ी-सी दूर कर देता हूँ। तो CO3 में क्या है कि जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं ना, मैं आपको हकीकत बात बताऊँ, ज्ञान किताब का ज्ञान और एक क्लिनिक का ज्ञान, सच दोनों में है, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है। किताब में जो चीज़ें होती है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होना होगा और वो बिना बोले इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होना होगा और इसको लगता है प्रैक्टिस। जैसे कोई बच्चे को प्राय कहते हैं अंकल को प्रणाम बोलो तो बच्चा अंकल को प्रणाम बोलता है, तो ये तो बुलवाना हो गया। और कि कोई बच्चा अपने से बड़े लोगों को देखते ही और फादर के साथ देखते ही समझ जाता है कि ये रिस्पेक्ट है और तुरंत पैर छू लेता है या प्रणाम करता है, तो ये हो गया तुरंत स्वभाव वाला, यानी वाकई में ये कल्चर्ड है, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर बच्चे को बोलना पड़ता है इनको प्रणाम करो तो बच्चे की प्रणाम, तो हम समझ जाते हैं जोर जबरदस्ती का मामला है। ठीक है? तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये आपकी आदत में शामिल हो। तब आदत में क्या है कि जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। पेशेंट को डाइट एंड न्यूट्रिशन साइटिका पेन में क्या देना है, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि सर बता देंगे 2 मिनट में और मैं आपको सिखा भी दूँगा। आराम से 1 डेढ़ घंटे में सिखा दूँगा सब कुछ। लेकिन वो 1 डेढ़ घंटा जो है, उसको सीखने में आपके 100 घंटे भी कम पड़ेंगे। आप पूछेंगे सर कैसे? समझ लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी आप लोगों का जो क्लास होगा उसमें बाकायदा नंबरिंग होगा। आप लोगों को उसके आंसर देने हैं, खुद ही देने हैं और उसमें +1 और -1 करते चला जाना है। उससे आपको अपनी काबिलियत मालूम पड़ जाएगी कि मैं पेशेंट को कितना कंसल्टेंसी और काउंसलिंग दे पा रहा हूँ। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा। आप ही लोगों से अभी क्वेश्चन ले लूँगा मैं कि किसके क्लिनिक में आपने पेशेंट से क्या बात किया और मैं आपको बता दूँगा वो पेशेंट आपके पास आया या नहीं आया या पेमेंट किया या नहीं किया। और आपको लगेगा सर पेशेंट तो बात करता है, चला जाता है या पेशेंट इलाज कराता है, बीच में नहीं आता है। आपसे कोई ऐसी बात हुई है वहाँ पर, कोई ऐसा इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन पड़ा है कि पेशेंट या तो बना नहीं या आया नहीं, या आपके पास अगर पेशेंट रिपीट हुआ है तो ज़रूर आपके काम से उसको कोई अच्छी बात लगी है जिससे वो रिपीट हुआ है। दोनों बातें हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों बातें हैं। बहुत बार क्या होता है हमें नहीं मालूम होता है कि हम जो चीज़ अच्छा दिखा रहे हैं और पेशेंट उसको अच्छा नहीं समझ रहा है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए अभी दिल्ली गया, अपने छोटे भाई के बच्चे के एडमिशन के लिए वहाँ देखा, एक इंस्टीट्यूट देखा, जो कोचिन इंस्टीट्यूट है। अब आपको मैं बताता हूँ कोचिन इंस्टीट्यूट माफिया जैसा काम कैसे करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आगे चल के ये आपके काम की चीज़ है। एक गया जो एकदम 5 स्टार होटल था। बात करने वाली महिला अलग, आपको लेके जाने वाली महिला अलग, आपकी फॉर्म भराने वाली महिला अलग, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देगा तो वहाँ और किसी से भी पूछ लो, तो वो कहती है, ये फलाँ मैडम बताएगी, वो फलाँ मैडम बताएगी, जबकि सबको मालूम है उसका आंसर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फलाँ मैडम पे ही छोड़ेगी। और लास्ट तक जब तक आप नहीं जाएँगे, आपका वो लोग पूरा कैमरे लगे हुए हैं, पूरा एवेल्यूएशन कर लेते हैं आपका। और आप जहाँ बैठे हैं, गुलदस्ते तक में उन्होंने माइक छिपा के रखा हुआ है कि आप वहाँ बैठ के क्या बात कर रहे हैं, ताकि वो अंदर सुनते रहे और आपको कम से कम 1 घंटा वो यही चक्कर में फँसा के रखेंगे, ताकि वो पूरा एनालिसिस कर लें कि आपको किस हद तक लूटना है। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लूटना है, ठीक है? और दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एकदम साधारण सा बना हुआ होगा, माय डियर फैमिली जैसे अप्रोच करेंगे, लगेगा घर का दादा-दादी ही टाइप के आदमी है, लेकिन दोनों के दोनों महान ठग है। एक अपर क्रीम पर्सनैलिटी का है, एक लोअर क्रीम पर्सनैलिटी का है। और दोनों लोग अपने-अपने क्षेत्र के महारत है। दोनों का ट्रांज़ैक्शन जो है टर्नओवर 1-2 में ही अटका हुआ है। वो दोनों किंग हैं। तो अब आप बोलेंगे सर ये कहानी क्यों? ये कहानी इसलिए है कि अच्छे लोगों का 5 स्टार होटल का भी मार्केट है और साधारण का भी मार्केट है। दोनों का मार्केट है, कमी कहीं नहीं है। और रही बात है कि हमने जो साथ लेके उससे पूछा क्या करना है? तो एक ने बोला सर इसको हमको 5 स्टार वाले को तो बिल्कुल नहीं लेना है। सर देखिए कितना ज़्यादा करके आडंबर कर रहा है। बाद में मालूम पड़ा कि 5 स्टार वाले के पास वाक़ई में एजुकेशन अच्छा है बट फीस 5 गुना है।
और जो लोअर वाला है उसको मालूम है कि कुछ लोग उसको प्रभावित होकर उनको ज्वाइन नहीं करेंगे, वो मेरे पास आएंगे। तो दोनों के अप्रोच बेस्ट है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि सर उसका अप्रोच गलत है, उसका अप्रोच गलत है। अप्रोच कहीं गलत नहीं है। इसलिए सबसे पहले कुछ लोगों के क्वेश्चन के आधार पे बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने बिना पूछे इन्वेस्ट चालू कर दिए क्लिनिक के, और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर दिए। वाकई में मुझे दुख हुआ वो सारे देखकर और सुनकर। नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को देखकर नकल करके इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आपका काम को आपको बेचना आता है क्या? पहला शर्त यह है, आपके काम को बेचना आना चाहिए। आप क्लिनिक नहीं बेच रहे हैं, 5 स्टार होटल नहीं बेच रहे हैं। आप कोई ऐसा सामान नहीं है जो डिस्प्ले करके बेच रहे हैं। डिस्प्ले तब करिएगा जब आपके पास में दाम हो जाए और आप डिजर्व करते हो उसके, लेकिन शुरू में अपने पैसे मत गंवाइएगा। मेरी पहली एडवाइस ये है, हमेशा देता हूं, आज वापस दे रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग बड़े जल्दी मोटिवेशन में आ जाते हैं। हमारे CU2 को भी देखकर कुछ लोग मोटिवेशन में आ गए और खर्चा पाल लिया। महंगे महंगे बेड मंगा लिए, महंगे महंगे कर लिए। एक ने तो 40,000 का कायरोपैटिक बेड मंगा लिया। मैंने उसको बोला, यार ये ऑस्टियोपैथी का बेड है, कायरोपैथिक का बेड ही नहीं है। तुम्हारे 40,000 रुपए गए पानी में। डीकम्प्रेशन बेड है वो। और लोगों को पता ही नहीं व्हाट इज द डीकम्प्रेशन बेड और व्हाट इज द कायरोपैटिक बेड। देखा, एक बहुत बड़ा फेमस कायरोप्रैक्टिक उस पे कर रहा है, बस लग गए, मंगा लिया। 40,000 रुपए उसके पानी में चले गए। अब साइड में रखा हुआ कपड़े टांगा हुआ था, कल मैंने बोला फोटो दिखा दो उस पर, वो जितने घर के गद्दे उद्दे कपड़े उपड़े थे वो डाल रखे उसके ऊपर। हम बोला, इस बेड का अपमान तो मत कर यार, लाया है तो ढंग से रख। ठीक है, लोगों को लेटा के बाकी काम कर ले उस पे, लेकिन ये उस मकसद का नहीं है जिस मकसद से तुम लाया। तो आप एक बार, इतनी सुविधा में दे रहा हूं कि कॉल कर लो नीलम जी को, गाइड ले लो। कोई दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं आप लोगों को सलाह देने के लिए। लेकिन आपका भी अगर 1 रुपया भी फालतू लगता है तो हमें भी दुख होता है, ये दिमाग में रखिएगा। नंबर 1। नंबर 2, अब आते हैं काउंसलिंग पे। ये काउंसलिंग डिटेलिंग में कैसे सिखाने जा रहे हैं मैं आपको बताऊं। अभी ये बताना बड़ा आसान है कि दर्द में कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। बस बातें तो दो ही होती है ना। तो सीधे दर्द, साइटिका भी एक दर्द है, तो साइटिका में कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है, आपको सिखाना बड़ा आसान है। लेकिन जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आएंगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये बातें इतनी आसान नहीं है। समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी 1 महीने के अंदर अंदर की बात है। और हमारे थेरेपिस्ट के थ्रू ही वो कन्वर्सेशन हुआ। मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी में, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, ऑनलाइन कंसल्टेंसी में उनसे बात की। पेशेंट का एकदम लबोलवाब आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आप सबको, अब पेशेंट ने, अब देखिए पहला छुट्टी बोला, देखिए डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे लगे मुझे। और अभी ये जो डॉक्टर है वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का प्रिस्क्रिप्शन पूरा 4-5 का था, अभी लेटेस्ट वाले का सबसे ऊपर लगा के रखा हुआ था। तो उसने बोला कि देखिए सर, अभी इनका इलाज किया, और डॉक्टरों के पास क्या है सर, विटामिन B12 दिया, बताओ। मैं तो बहुत विटामिन B12 के इंजेक्शन लगा चुका हूँ। मैं उधर साइटिका पेन के लिए गया, अभी विटामिन B12 का इंजेक्शन दे के मेरे को बोला ये पूरा कंप्लीट करो। मैंने तो नहीं लिया। बरोबर। और सर मेरा खाना उना बरोबर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हल्का सा डायबिटिक हूँ, और डायबिटिक की दवा मेरी रेगुलर चल रही है और एकदम कंट्रोल में। मेरा डायबिटिक एकदम कंट्रोल में, एकदम टन टनाटन, एकदम मस्त होके, एकदम बिंदास, एकदम अपना सुबह एकदम लिमिट का खाता हूँ। कर्ड मेरा फेवरेट है। कर्ड चलेगा ना सर? बोला हाँ दौड़ेगा। बोला आपने बोला प्रोबायोटिक है, मैंने आपका वीडियो सुना, प्रोबायोटिक बोला आपने। तो कर्ड खाता हूँ, एक टिकड़ा खाता हूँ, बस एक एक, बस मात्र। तबीयत घोड़ा दुखने लग गया इसका। ठीक है। बोला था मत कर करके उस टाइम पे। अरे एक बार आवाज बंद करो भाई। ठीक है, बहुत सीरियस बात हो रहा है। अपना माइक बंद रखिए सब लोग। तो एक कर्ड रोटी लेता हूँ, और दिन में कुछ नहीं सर, मैं बढ़िया चीज खाता हूँ। थोड़ा सा जूस वूस लेता हूँ, हल्का फुल्का दर्द रहता है इसलिए मैं वैसा नहीं खाता कि पोटी उटी ज्यादा बार जाना पड़े। तो मैं एकदम बढ़िया क्वालिटी का जूस लेता हूँ। और शाम को सर एकदम लाइट, चावल लिया तो रोटी नहीं लिया, रोटी लिया तो चावल नहीं लिया। अब आप लोग मुझे बताइए, इसमें पेशेंट का क्या काउंसलिंग बनता है? राइट की बात है, सिंपल बात है। यहाँ पर मैंने पेशेंट का पूरा एनालिसिस कर लिया, और ये बताने में मुझे 1 घंटा चाहिए अभी। इतनी बात को साइंटिफिक ढंग से और आपको पेशेंट की काउंसलिंग बताने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए। अब रही बात, इसमें से क्या निष्कर्ष निकाला? नंबर 1 निष्कर्ष निकाला, सबसे पहले पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट। एनालिसिस नंबर 1, पेशेंट ने एलोपैथी डॉक्टर की बात नहीं मानी, वो आपकी भी नहीं मानेगा।
वो अपना दिमाग उसमें दौड़ाएगा क्योंकि वो खुद को पढ़ा लिखा महसूस कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, यहां पर गलती होती है हमारे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और कायरोप्रैक्टिस से। वो कहेगा हाँ विटामिन B12 का तो कोई है नहीं, बड़ी सस्ती दवा लगा लिया तो चलेगा, नहीं लेने से भी चलेगा। बहुत भयंकर मिस्टेक कर दिया आपने, पेशेंट अब ठीक भी नहीं होगा। विटामिन B12 फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, याद रखिएगा, साइटिका नर्व का, जहां नर्व इन्वॉल्व है वहां विटामिन B12। और नंबर थ्री, उसने क्या बोला, मैं डायबिटिक हूं और दवा बरोबर ले रहा हूं, इसका मतलब यह मेडिसिन इंड्यूस्ड विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकता है। आपको उसकी दवा मालूम होनी चाहिए, कौन सी दवा ले रही है मालूम होनी चाहिए, कितने दिनों से ले रही है, क्योंकि डायबिटिक की दवा जब मैं बताऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कुछ दवाओं से विटामिन B12 फास्ट गति से कम होता है। नंबर थ्री, एक का माइक बार बार खुल रहा है, एक बार पॉज कीजिए नीलम जी, आपका नुकसान। अब यहां पर क्या आपको मालूम पड़ा कि या तो वो डायबिटिक इंड्यूस्ड विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, या एक डॉक्टर ने, बहुत समझदार डॉक्टर है वो, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने उसका नर्व डैमेज होने का डायग्नोसिस किया है। और उसका नर्व की जो कॉटिंग होती है बाहर की, वो एक बार डैमेज होने पे रिपेयर नहीं होती जल्दी से। उसकी कॉटिंग को बचाने के लिए इसको ये दवाइयां दी है ताकि नर्व डैमेज नहीं हो। साइटिका इज ए नर्व, बराबर। प्लस आपने उसको क्या सुना, मैं खाना आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे सर डाइट एकदम हल्का फुल्का है, एक परोठा और एक दही लेता है, चाय अगला पीता नहीं है, अगले ने बता ही दिया, रात को एकदम हल्का फुल्का खाता है, और दोपहर में तो सर उसकी डाइट बिल्कुल ही नहीं है। तो ये तो परफेक्ट कंडीशन, इसको डाइट का क्या एडवाइस है भाई साहब? उसका नाश्ता में ही तो सारा छुपा हुआ है राज, कि ये आदमी ठीक ही नहीं होने जाएगा। कर्ड एंड पराठा विल इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन। और ये दवा, जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के नहीं खा रहा है, ये पेन किलर भी नहीं खाएगा। और पेन किलर नहीं खाएगा तो इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगा, और कम नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। और हमारे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाले प्राय ये गलती करते हैं, वो कहते हैं हम तो बिना दवा वाले, अभी देखिए 5 दिन हो गया इसका दवा बंद करवा दिया। कराते हैं हमारे, जानबूझ के कराते हैं, नहीं नहीं अभी पेन किलर मत लो, हो तब ले लेना। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लेना है, 100% लेना है। दवा दुश्मन नहीं है, वो आपको बहुत मेजर मिस्टेक से निकालने के लिए दिया गया है। वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, समझ में आया? ऐसे ही करते हुए अभी इसकी पर्सनैलिटी एनालिसिस करनी, काउंसलिंग एनालिसिस करना, और रियल केस को बनाते हुए मैं क्लास करूंगा, जैसे ये एक रियल केस है। समझ में आया? अब यहां पर जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं आपसे आंसर पूछूंगा कि क्या इस आदमी को विटामिन B12 का बंद करना चाहिए, आप कहेंगे हाँ करना चाहिए, मैं आंसर दूंगा नहीं करना चाहिए, आप -1 कर लेंगे। आप कहेंगे करना चाहिए तो उसमें +1 करेंगे, लेकिन खाली ब्लफ नहीं मारेंगे -1 +1 का। आप बिल्कुल लॉजिकल उसको सोचेंगे कि इसको विटामिन B12 क्यों देना, क्या नहीं। अब सवाल उठेगा कि सर डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात है, मैं तो दवाई नहीं लिख सकता, तो अब यहाँ सवाल उठेगा कि विटामिन B12 किस में होता है जो इसको देंगे। ये तो पता होना होगा ना आपको, क्योंकि ये पहले ही इतना लिमिटेड डाइट ले रहा है ना, डिफिशियंसी है ऑलरेडी। क्योंकि जो आदमी इतना कंट्रोल्ड डाइट ले रहा है, सीधी सी बात है, वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेगा, क्योंकि वो मान के चल रहा है ये मैं इतना डाइट से मैं एकदम बिल्कुल डायबिटिक को रिवर्स करके रखा हूं, जबकि वो दवाई से रिवर्स हुआ हुआ है। और डाइट एंड न्यूट्रिशन उसका अच्छा है, दैट्स गुड, गुड पॉइंट। लेकिन प्रॉब्लम उसको अभी डायबिटिक के लिए नहीं आया है, वो साइटिका पेन के लिए आया है, तो इन्फ्लेमेशन इज द फैक्टर। तो विटामिन B12 फिर कैसे देंगे? फिर सवाल ये है कि आप तो बोल देंगे ये खाओ वो खाओ, नहीं चलेगा। काउंसलिंग ऐसे नहीं होता है, वहां आपको बिल्कुल बताना होगा कैसे बनाना है और कैसे खाना है, नहीं तो पेशेंट सुनकर चला जाएगा। आप कहोगे एप्पल खाओ, वो एप्पल जूस पी लेगा, तो आप क्या करोगे? एप्पल खाना और एप्पल जूस खाने में अंतर है। आप कहेगा मैंगो खा सकते हैं, वो अगर बाई चांस अमरस बना के पी लिया तो आप क्या करोगे? वो तो अपनी बीमारी को 3 गुना बढ़ा के आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा उसको। सबसे बड़ा सवाल फिर एक आता है, चलिए अभी कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं। एक पेशेंट आपके सामने है और बोला सर दूध पी सकते हैं क्या? ये कॉमन क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। दूध पी सकते हैं क्या, प्राय लोग पूछेंगे सर मेरे को दूध पिए बिना नींद नहीं आती। और हम उसको पूछेंगे कि भाई आपको नींद कैसी आती है? इसका आंसर हाँ में भी नहीं होगा, ना में भी नहीं होगा, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा।
पूरा एनालिसिस होगा। अगर वो ऑस्टोपोरोसिस का पेशेंट है तो आप दूध कैसे बंद कर देंगे? तो कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि ऑस्टोपोरोसिस में तो साइटिका की संभावना बढ़ जाती है। अगर वो हिप से रिलेटेड कोई डिसीज में आए तो हम तो उसको दूध क्यों, छना भी खिलाएंगे। अगर डायबिटिक में आया तो हम दूध भी नहीं पिलाएंगे, दही भी नहीं खिलाएंगे। तो कंडीशन डिफर करेगा, बराबर। फिर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, सर चाय पी सकते हैं। अब आप सारी किताबें पढ़ लीजिए, मेडिकल जर्नल वगैरह पढ़ लीजिए, वो कहेगा चाय इन्फ्लेमेशन कम करने का सहायक है, क्योंकि सारे रिसर्च ये कहते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, उन लोगों का पाला हिंदुस्तान के चाय से नहीं पड़ा है जिन्होंने रिसर्च किया है, वो चाय पत्ती की बात कर रहे हैं। ये जो हर 5 मिनट बाद जो घरों में चाय आता है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपको बड़ा सजग होके उनसे पूछना होगा। अरे बिल्कुल चलेगा। आप अगर बताए नहीं चलेगा तो आपको बताएगा नहीं वो कितना चाय पीता है। एकदम प्यार से मुस्कुरा के फिर आपको काउंसलिंग का तरीका सिखाऊंगा मैं आपको, कि पेशेंट बोला सर चाय चलेगा क्या, अब आपको सावधान होना है। तो आपको मुस्कुरा के उसके आंख में आंख डाल देगा, अगर आप मुझे पिला रहे हो तो चलेगा, अगर मुझे कहोगे कि सर चाय बना के पिलाओ तो नहीं चलेगा। अब पेशेंट भी बड़ा खुश हो गया, अरे सर आप तो मजाक कर रहे हो। अभी ये मजाक जो है ना, यही काउंसलिंग है आपकी, याद रखिएगा। यहां पर अब बात करते करते आपको पेशेंट से निकालना होगा कि भाई सुबह उठ के तो चाय पीते हो ना कि नहीं पीते हो। अब अगर आपने पेशेंट को पूछ दिया सुबह चाय पीते हो, वो कहेगा अच्छा डॉक्टर साहब सुबह की चाय रोक लगाएगा, नहीं जी नहीं पीते, वो डायरेक्ट मना कर देगा आपको नहीं पीते। उसको जैसे ही आप पूछे सुबह चाय लेते हो, वो इतना मूर्ख नहीं है पेशेंट, वो तुरंत समझ गया डॉक्टर साहब अब रोक लगाने जा रहा है। नहीं जी डॉक्टर साहब कहाँ चाय सुबह किधर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम कहेंगे अरे सुबह की चाय तो लेते हो, हम लोग भी लेते हैं, आप भी लेते हो, लेकिन सुबह की चाय कम लेते हो ज्यादा लेते हो, उससे ये नहीं पूछना कि लेते हो कि नहीं लेते हो। हिंदुस्तान में 90% लोग सुबह की चाय लेता है। वो कहेगा हाँ लेते हैं, तो उसको कहा अरे भाई नाश्ते के पहले तो एक दो चाय हो जाती होगी, फिर नाश्ते के साथ तो एक होनी होनी है। तब वो कहेगा हाँ सर नाश्ते के पहले कभी बीबी लेती बनाती है ना, वो थोड़ा जल्दी जाग जाती है तो मैं थोड़ा एक दो घूंट ले लेता हूँ, फिर नाश्ते के साथ भी ले लेता हूँ, फिर ऑफिस जाने के पहले थोड़ा सा हो ही जाता है। तो ऐसे करके जब आप ढूंढोगे तो आपको बड़ी अचंभे वाली जानकारी मिलेगी। मैं तो ऐसी बात बात में ही लेता हूँ। तो आपको जानकारी मिलेगी, 8-10 कप चाय पीने वाले लोग बड़े आराम से बताते हैं सर कुछ नहीं, ऑफिस में एक दो ले लेता हूँ, घर में एक पीता हूँ, शाम को जाके एक पी लेता हूँ, और कोई ज्यादा चाय तो होती नहीं है सर, और कोई दोस्त आता है तो कभी काल हो जाता है, पर ज्यादा चाय नहीं लेता हूँ। वो पहले ही ना वाला लैंग्वेज में बात करेगा, तो आप बोले आप क्या सलाह देंगे, चाय कम पीना है। वो कहेगा सर मेडिकल साइंस तो यही कहता है चाय पीना है, आप कहते हैं चाय नहीं पीना है। तो सीधी सी बात है, यहां पर अब आएगी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, विच टी, हाउ टू मेक एंड हाउ टू ड्रिंक, तब जाके काउंसलिंग पूरी होगी। तो यहां पर मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं, मैं दो तरीके से सिखाने जा रहा हूं। पहले ये सिखाने जा रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सी चीजें बढ़ाने वाली है, और कौन सी चीजें घटाने वाली है। क्या चीज, साइटिका पेन। अब पेन वर्ड भी दो चीजें हैं, एक आ गई मसल स्पाज्म की बातें, और एक आ गई नर्व की बातें। ये हो गई एक पार्ट का। लेकिन एक दूसरा पार्ट भी है, वो है पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो यहां पर डाइट एंड न्यूट्रिशन अलग हो जाएगा, पहले वाले में डाइट एंड न्यूट्रिशन अलग हो जाएगा। तो यहां पर मैं रियल पेशेंट की बात करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं दो पार्ट में बात करूंगा, एक पार्ट में तीन पार्ट ले लिया कि कौन सी डाइट चाहिए जो पेन में काम आता है, कौन सा नहीं चाहिए जो पेन बढ़ाता है, क्योंकि ये बातें आपको क्या होगा, फिंगर टिप्स देगा, आपके फिंगर पे रहेगा, और रिकॉल करने के लिए अच्छा ये खा रहा है ये नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बात करनी है फूड से, आपको पेशेंट को सिखाना है, क्योंकि पेशेंट तो हजारों आइटम खाने वाले इंडिया के मिलेंगे आपको। आप कोई जरूरी थोड़ी आप दिल्ली से आ रहे हैं और महाराष्ट्र में काउंसलिंग कर रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे सर, कोई महाराष्ट्रन चीज का नाम लेके पूछेंगे कि ये चीज खा सकते हैं क्या, वो चीज आपने जिंदगी में खाई नहीं देखी नहीं, तब आप कैसे काउंसलिंग करेंगे मेरे को बताइए। तो आपको उसके गोल्डन रूल मालूम होने होंगे, कि आपको उस फूड को, पहले उसको बोलेगा चलो अपने फूड के बारे में बताओ ये बनता कैसे है, तो आपको फूड से बात कैसे करनी है। फूड से बात करनी आनी होगी, जैसे ही आप फूड से बात करोगे फूड खुद बता देगा आपको कि भैया मैं खाने लायक हूं या नहीं हूं। तो ये चीजें काउंसलिंग में आपको सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं वैसे स्टाइल में बिल्कुल नहीं सिखाने जा रहा आपको, जैसे स्कूल में या किताबों में, या जैसे ही बता दिया ये खाओ ये मत खाओ, ऐसा काउंसलिंग में नहीं चलता है। काउंसलिंग 1 घंटे की होती है। तो आपको
चीजों को समझने का तरीका समझ में आया। अब यही चीजें है, समझ लीजिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। प्राय ऐसे लोग ही मिलेंगे आपको। अभी ऐसा करके मैं 100 टॉपिक पे बात करूंगा, और 100 टॉपिक की भी 100 खंडों पे बात करूंगा, तो बहुत बड़े अस्त पे बात होगी। समझ लीजिए एक आदमी, प्राय जो भी साइटिका के पेशेंट आएंगे वो आपसे क्या पूछेंगे, सर नींद जो रहता है ना कम आती है सर, रात को टिकटॉक देखता हूँ और सुबह हो जाता है सर सोते सोते, क्योंकि वो दिन भर सोया होता है, नींद पूरा ले लेता है, और रात को वो जागता है और फिर कहता है सर नींद होती नहीं मेरी। अब मैं साइटिका पेन का आपको सूत्र बता देता हूँ, क्योंकि ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपका दिमाग विकसित करने के लिए मैं अभी से आपको गाइड कर रहा हूँ कि क्लासेस कैसे चलेगा, और आप वेल प्रिपेयर्ड होकर क्लास में दिमाग की बत्ती कैसे खोल के सुनेंगे क्लास को। क्योंकि साइंस ये कहता है कि अगर साइटिका के पेशेंट को आपको ठीक करना है तो सबसे पहले उसकी नींद पूरी होनी चाहिए। हम पहला क्वेश्चन ही नींद पे पूछेंगे। अब सवाल है वो कोई आदमी ने कहा कि सर मैं टिकटॉक देखता हूँ, रात को 2 बजे सोता हूँ। अब सवाल है, क्या उसके डॉक्टर ने उसको नींद की दवाई दी है, वो जारी रहनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर 2 बजे है तो नींद की दवाई जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात अर्ध सत्य है। यहाँ काउंसलिंग गलत हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैं बात काउंसलिंग की कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन की नहीं कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन सही है, पेशेंट का भी इंफॉर्मेशन सही है, आपका बुक का भी इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन बात काउंसलिंग की और पर्टिकुलर पेशेंट की हो रही है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी काउंसलिंग होगा वो पेशेंट बेस्ट काउंसलिंग होगा, दूसरा पेशेंट की बात उस पर लागू नहीं होगी। हर पेशेंट यूनिक है। तो आप कहेंगे टिकटॉक करते हुए, तो आपका सवाल उल्टा होगा, सुबह उठते कितने बजे हो? पेशेंट कहेगा सर 11 बजे तक एकदम आराम से उठते हैं। तो बताइए नींद की कमी है क्या? आपने 2 बजे सुन लिया और बोला नींद की दवाई सही है, तुरंत डिसीजन में पहुंच गए। अब काउंसलिंग देने के लिए आपको पूछना उठते कितने बजे हो, वो कहता सर एकदम आराम से 11 बजे उठते हैं। अब गिनो, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9 घंटे सो गया, यानी वो 3 घंटे ज्यादा सोया है। अब उससे पूछोगे दिन में नींद आती है, तो कहेगा करेंगे क्या सर, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, सोई तो रहते हैं, छोटा छोटा नींद आता है, आधा खाना खाने के बाद सर मेरे को नींद आता है। प्राय लोग बोलेंगे खाना खाने के बाद नींद आता है, तो 1 डेढ़ घंटा, यानी 11 घंटा बंदा सो लिया, और आप उसका इलाज काउंसलिंग में क्या कर रहे हो? नींद जरूरी है, बराबर। तो वो जिस डॉक्टर से इलाज करा के नींद की दवाई लेके आया, वहां पर आप उसको सलाह दोगे, और बाकायदा एक समरी बना के दोगे कि ये बंदा 12 घंटे पहले ही सो रहा है, ही नीड गुड काउंसलिंग, उसका डॉक्टर भी खुश हो जाएगा। किसी के बीच में अड़ंगा नहीं डाला, काम हो गया। लेकिन यहाँ पर एक खास बात और है, आपका पिंड नहीं छूटने वाला है। क्यों? काउंसलिंग का मतलब ही ये होता है पहले पेशेंट को सोना कैसे है, ये सिखाना होगा आपको। पूरी दुनिया में साइटिका पेशेंट को कैसे लेटना, कैसे बैठना और कैसे सोना, ये सबसे पहले सिखाया जाता है, क्योंकि साइटिका का पेशेंट सो नहीं पाता है। तो पहले उसकी बिस्तर की फोटो मंगानी, वीडियो कॉल पे बिस्तर देखना, घर के एक सदस्य को साथ बुलाना, सोने का ट्रेनिंग देना। तो आपको सीखना होगा कि नहीं सीखना होगा? तो इसलिए मेरे को दोनों प्रोग्राम पैरेलल चलाने होंगे कि नहीं होंगे? एक हाथ में आपको बताना साइंस, दूसरे हाथ में बताना रियल चीज, और तीसरे हाथ में बताना वो करके दिखाना। क्योंकि मैं आपको बता दूंगा टेढ़ा लेटा हो, पैर के नीचे तकिया दो। अब मुझे क्या पता पैर के नीचे तकिया कैसे देते हो आप, तरीका सही है कि नहीं है? आप क्या पता उसका वो दर्द वाला टांग को ऊपर रख दिया और उठा के खींच दिए उसको, बेचारा दर्द से बिलबिला गया, आप बोला नहीं सर तकिया नीचे दे रहे थे, इसका टांग टाइट था बोल के दर्द हो गया। बढ़ा दिया ना दर्द, अब वो रात भर तड़पेगा। तो आपको तो ये सीखना भी पड़ेगा ना, उसको सुलाना कैसे है, लिटाना कैसे है। और सबसे बड़ी बात है साइटिका का पेशेंट का, वो नजरअंदाज हो गया आपसे। जो आदमी टिकटॉक देखते हुए 2 बजे सोता है वो उठ के लाइट बंद नहीं करेगा, वो टिकटॉक करते करते मोबाइल एक साइड में रखेगा और सो जाएगा, क्योंकि उसको दर्द पहले से ही, उठ के लाइट बंद नहीं करेगा। और रात को 2 बजे काम करने वाली बीवियां आजकल मिलती नहीं कि उठ के बंद करके हस्बैंड का सो जाएगा। ठीक है, वो अलग कमरे में जाके सो जाती है, दवाई वगैरह रख देगी, करके भैया कर लेना। और लाइट में नींद लिया हुआ पेशेंट हिल नहीं होगा। तो एक छोटा सा बात है नींद, आपने सोचेगा यार नींद पे क्या करना है, तो ये भी करना होगा। अब सवाल ये है, यहाँ पर एक दूसरा टाइप का पेशेंट भी मिलेगा आपको। वो कहेगा डॉक्टर सर, डॉक्टर साहब ने नींद की दवा दी थी, अब वो आदमी सुबह 6 बजे उठने वाला मिल गया। चलो यही बात आपको बता दिया कि रात को 2 बजे था, अब सिनेरियो बदल गया। एक आदमी है रात को 2 बजे सोता है, लेकिन कितना बजे भी सोता है वो 6 बजे एकदम टन टनाटन रेडी हो जाता है, और दिन में नहीं सोता है। अब क्या कर लोगे? पूरी थ्योरी बदल गई आपकी तो अब।
वो आदमी रात को, ये दूसरा आदमी आया, वो रात को 2 बजे वो भी सो रहा है, लेकिन वो 6 बजे उठ जाता है। बराबर। और उसके एलोपैथी डॉक्टर ने उसको नींद की दवा दे रखी है। अब यहां पर सीन बिल्कुल बदल जाएगा, सारी थ्योरियां बदल जाएगी यहाँ पे। आपको उसको नींद की दवा देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो आप कहेगा डॉक्टर साहब अभी 2 मिनट पहले तो आप बोल रहे थे नींद की दवा नहीं देनी है, अभी अभी दे दी। सीन बदल गया तो हालात बदल गए, हालात बदल गए तो जज्बात बदल गए। टिकटॉक पे चलता है ये। तो यहाँ तो हालात और जज्बात दोनों बदल जाएंगे। तो काउंसलिंग को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपका सारा खेला ही यही है, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टरों के पास काउंसलिंग की टाइम ही नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। और जो काउंसलर बैठे हैं वो या तो डाइट एंड न्यूट्रिशन वाले बैठे हैं, या कब दोबारा दिखाना है, कौन सी दवा कितने बजे लेनी है, ये सब बताने वाले हैं। और सुबह डाइट में क्या लेना है, पंपलेट बटा हुआ है, छपा हुआ है, वो उनको पकड़ा देंगे और उसी पे खेल बना देंगे। और तीसरा क्या क्राइटेरिया इसमें मिलेगा, वो क्या मिलेगा जानते हो? पेशेंट आ गया, बोलेगा सर चारों तरफ इलाज करा के आ गया, फायदा नहीं हुआ। एलोपैथी डॉक्टर के पास तो इलाज ही नहीं है सर, 4 ही तो दवा है, एक पेन किलर है, दूसरे मल्टीविटामिन है, और ले दे के सर विटामिन डी वगैरह है और थोड़े कैल्शियम के हैं। तो सर मैंने तो इलाज करा लिया, 1 सप्ताह दवा खाई, कोई आराम नहीं मिला, फिर मैं आपके पास आ गया। और हमारे लोग बड़े खुश होते हैं कि सर एलोपैथी डॉक्टर से आया, वो पेन किलर, मैंने सुना है, जम के सुना है ये बात। सर वो लोग तो पेन किलर देते हैं बस, और उनके पास है ही क्या? उनके पास तो इलाज ही नहीं है, इलाज तो हम लोग करते हैं। ठीक है। और आप सलाह पेशेंट को देते हैं पेन किलर बंद कर देना भैया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, नीचे बैठा के, खड़ा करके, वीडियो बना के डाल दो। देखिए सर, कल तक तो बेड पे 4 आदमी पकड़ के लाए, देखिए अभी नीचे खुद उठ रहा है, खुद चढ़ रहा है। आपने कर दिया बेड़ा गर्क उस आदमी का। ठीक है, वो अभी तो ठीक होके चला गया, उसके बाद 1 साल के बाद तो बहुत सारी बातें हैं, तो आपको ये सारी बातें पता होनी होगी। तो काउंसलिंग ये सारी चीजें हैं। अब सवाल उठेगा, मैं वापस वही बात पे घूम के आता हूँ, साइटिका में दूध पी सकते हैं क्या? अगर आप हाँ बोलेंगे तो फंस जाएंगे, ना बोलेंगे तो फंस जाएंगे। तो यहाँ पे काउंसलिंग स्मार्ट काउंसलिंग होनी होगी। आपको उस आदमी के जीवन में मुंह के अंदर दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट किस किस फॉर्म में जा रहे हैं, सारा इंफॉर्मेशन उसको हाँ या ना बोलने के पहले निकलवाना है, पेशेंट के मुंह से वॉमिटिंग कराना है। वो आपको कभी नहीं बोलेगा, वो बताएगा ही नहीं, वो अलर्ट हो जाएगा। चाय पे रोक के बारे में भारत के पेशेंट बहुत अलर्ट रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो सब चीज मंजूर कर लेंगे, चाय। वो आप बोलेगा हस्बैंड को तलाक दे दे, बोला हाँ दे दूंगा सर, चाय नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। ये चाय एक बहुत खतरनाक चीज है, मैं कभी बहुत स्टोरी बताऊंगा आपको। तो काउंसलिंग का समझ में आया, कैसे कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है? छोटी चीज है, एक जिस्ट दिया आपको, तो हमारी क्लासेस ऐसे चलेगी। और साथ साथ में अब इलाज है, आप बोलेंगे सर इसका कायरोप्रैक्टिस से क्या लेना देना है? सारा ही खेल तो कायरोप्रैक्टिक से ही लेना देना है। क्यों? अगर वो हाई इंफ्लेमेशन वाले ग्रुप वाला है और आपने कायरोप्रैक्टिक दे दिया, पेशेंट तो 4 दिन बेड से ही नहीं उठ पाएगा। और जो गलती करती है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, जहां इन्फ्लेमेशन है वहीं पे मसाज गन लिए पड़े, कपिंग लगा रहे हैं, ब्लड लेटिंग कर रहे हैं, और पेशेंट को खराब कर रहे हैं। ठीक है। पहले तो इन्फ्लेमेशन वाले एरिया से 10 कदम दूर हो जाने का, खुद को बचाने का, पेशेंट को बचाने का, फिर इन्फ्लेमेशन घटाने का, उसके बाद काम करने का। बराबर। लेटा के झटके टटके नहीं लगाने का। तो ये फिर आपको सीखना होगा कि कैसे उस पेशेंट को देना है, इसलिए ये पैरेलल चीजें चलाएंगे। इंफॉर्मेशन मैं पहले कंप्लीट करूंगा सारा। ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग आप लोग काम कर ही रहे हैं। और बाकी जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो लेटर ऑन में करूंगा, ताकि काउंसलिंग में पहले दिमाग बन जाए, वो सारी चीजें एक साथ इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसके बाद चीजें चालू हो। ये पूरे एक जिस्ट बताया आपको कैसे करेंगे, मैं एक एक टॉपिक एक रियल सीन में लूंगा, रियल पेशेंट पे लूंगा। हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, और आप लोग जो क्वेश्चन भेजेंगे जो रियल पेशेंट के, कि ऐसा ऐसा पेशेंट ने बोला, तो उसके हिसाब से भी लेंगे। बराबर। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, रिलेटेड विथ दिस काउंसलिंग टेक्निक्स, जो ये पार्ट में मैंने आपको एक लबोलवाब समझाने की कोशिश की। कोई डाउट?
देखो, आपने अभी नविंदु शाह ने विटामिन D3 के बारे में पूछा। अभी मेरा मकसद आपको विटामिन D3 पढ़ाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत बार पढ़ा चुका। अभी मेरा मकसद है कि कोई भी रियल, क्योंकि मैं विटामिन D3 पढ़ाऊंगा तो फिर वो किताबी वाली बातें पढ़ाऊंगा दे दे के। लेकिन किताबी बातें और रियल सिचुएशन में डिफर हो जाता है। अब पेशेंट आपके सामने आया, आप समझ रहे हो किसी कंपनी का CEO है, आप उसको बोलोगे 40 मिनट धूप में बैठो, तो सीधी सी बात है वो आपकी सुनने के लिए थोड़े आया धूप में बैठो। जितनी देर धूप में बैठेगा उतनी देर में वो 1 लाख रुपया कमा लेगा। काउंसलिंग तो इसी का नाम है ना, काउंसलिंग। आपके नॉलेज का राइट पर्सपेक्टिव पे, राइट टाइम पे, राइट पर्सन पे, राइट ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करवाने का नाम है। काउंसलिंग का नाम किताबी ज्ञान को उसके सामने बोलना नहीं है। एक मजदूर है, आप उसको बोलेगा धूप में बैठो, तो आपकी काउंसलिंग क्या हुई? बकवास हो गई। वो तो दिन भर धूप में ही रहता है। तो आप कहेगा सर आपने ही तो बोला था 40 मिनट धूप में रहने का, 40 मिनट बॉडी खोलने का, 40 दिन तक करने का, 40 बार करो एकदम टन हो जाओ। अभी आप खुद ही मना कर रहे हैं। मैंने कहा काउंसलिंग इज ए डिफरेंट गेम, नॉलेज इज ए डिफरेंट गेम। नॉलेज आप लोगों को बहुत दे चुका, बराबर। अभी नॉलेज नहीं, अभी इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो हर आदमी तय करेगा कि मेरे को विटामिन D का ज्ञान उसको काउंसलिंग के पार्ट पे कैसे देना है। अभी नरेंद्र मोदी आ गया आपके सामने और उसको विटामिन D की डिफिशियंसी है, आप क्या करोगे मेरे को बताओ? आप उसको बोलोगे क्या धूप में बैठो? आप उसको बोलोगे क्या टेबलेट खाओ? उसके डॉक्टर उसको पहले ही टेबलेट खिला चुके हैं। आप उसको खिलाओगे 60,000 रुपए का मशरूम, बराबर। ये है काउंसलिंग। और अचानक कोई पड़ोसी आ गया तो उसको क्या बोलोगे? विटामिन D का दवा खा रहे हो क्या? वो कहेगा खा रहे हैं। तो आपको वहां पर काउंसलिंग क्या करना, कैसे खा रहे हो बताओ। फिर उसको राइट ढंग से खिलाना, फैट सोलबल बनाना, फैट के साथ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, टाइमिंग सही है कि नहीं सही है, इंटरवल जो होना चाहिए बीच का वो सही है कि नहीं है, कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं है। तो कैल्शियम और विटामिन D का कंबाइनेशन के साथ देना है या सिंगल विटामिन D देना है, वहां खेल होगा। इसलिए काउंसलिंग इज ए डिफरेंट गेम। वहां विटामिन D किस आदमी को किस समय किस कारण से और किस बीमारी में दिया जा रहा है उससे तय होगा। समझ में आ रहा है दोनों फैक्टर आपको? एक है नॉलेज, एक है काउंसलिंग की इम्प्लीमेंटेशन, बराबर। अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास बैठे, अचानक पेशेंट आ गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला कि एक काम कीजिए इनको विटामिन D की थोड़ी बता दीजिए। आप बैठ के वहां आधा घंटा उसको लेक्चर देंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलेगा भैया और भी पेशेंट है मेरे पास, मैं 2-2 मिनट में पेशेंट निकाल रहा हूँ, तो इस पेशेंट को लेके आधे घंटे तक खाली विटामिन D कैसे खाना है, क्या होता है, धूप में कैसे बनता है, ये लेक्चर दे रहा है। ये सेमिनार नहीं है ना, ये क्लिनिक है। सेमिनार का लेक्चर तो आप 1 घंटे का दे सकते हैं, क्लिनिक में 1 घंटे का लेक्चर कैसे दे देंगे? विटामिन D विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सिर्फ उसका काम का उसको समझाना, बस इतना ही काम। लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा तो मैं आपको 10 पर्सपेक्टिव में समझाऊंगा। लेकिन पेशेंट को तो आपको 1 मिनट लगाना है, क्योंकि आपको उसको 50 चीजें बतानी है। 1 मिनट भी ज्यादा है आपके लिए। तो 50 टॉपिक में 1-1 मिनट में से आपके 50 मिनट निकल गए। तो फिर उसकी एक्सरसाइज की काउंसलिंग कैसे करेंगे? मार्क्सिवेशन की कैसे करेंगे? होम केयर की कैसे करेंगे? डू और डोंट की कैसे करेंगे? घर में कैसे रहना है उसकी कैसे करेंगे? तो आपको तो बिल्कुल बहुत फास्ट गति से तलवार की धार से सारे खराब चीजों को हटा देनी है। उस आदमी को क्या देना है काउंसलिंग में, वो चीजें उसके हाथ में पकड़ा देनी है और करवा लेना है ट्रेनिंग के साथ। ये काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग का मतलब खाली बोलना नहीं होता है, करवाना होता है। बोलने का काम एजुकेशन होता है। मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। वो आदमी उसको इम्प्लीमेंट करके दूसरे दिन बताए और दिखाए, तब तो रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आपका क्लिनिक बदनाम हो जाएगा। आप कहेगा मैंने बोला सर इसने लिया नहीं, पेशेंट कुछ नहीं सुनेगा, वो कहेगा आपसे हुआ ही नहीं, बराबर। इसलिए विटामिन D की डिटेलिंग जब काउंसलिंग का पार्ट लेगा और साइटिका पेन लेगा तो उसका रुख उसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही रहेगा। तो मैं मनोज खंडेलवाल एक आपको जस्ट बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हमारे क्लासेस जो अलग अलग पार्ट की हैं वो कैसे चलेंगे, और आप लोगों को सबको अपने अपने स्कोरिंग करने हैं और खुद को तोड़ना है, वो मुझे नहीं बताना है। खुद एनालिसिस करेंगे आप लोग। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, रियल सीन दूंगा, उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आंसर भी दूंगा आपको। तो आपको एनालिसिस करना है कि हाँ मैं वाकई में काउंसलिंग करने की काबिलियत के कितने करीब रहा। तो आपकी स्कोरिंग तो आपके सामने रहेगा। तो कागज कलम लेके बैठेंगे, प्लस माइनस खुद ही लिखेंगे, यस नो खुद लिखेंगे, नंबर भी आप खुद करेंगे और अपना एनालिसिस भी आप खुद कर लेंगे, बराबर। चलेगा। और जहां पर मेरे को बताना है वो बताते रहूंगा। लेकिन मैं दोनों लूंगा, एजुकेशनल भी लूंगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के सीनियोरिटी में बहुत सी चीजें मिक्स आती है।
उसके वैग सिम्पटम आते हैं। तो वहाँ पर अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन की थैली होगी, तो आप हाथ डाल के इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और अपने ढंग से दाएँ-बाएँ करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे बताया को व आपने बोलेगा सर आपने तो 2 बजे बताया, लेकिन मेरे पास एक पेशेंट आया सर सुबह 6 बजे सोता है। कन्फ्यूज़ हो गए ना? आपने तो 6 बजे का बताया नहीं, 2 बजे का बताया। तो इतना विवेक आपका जग जाए कि आपको मालूम हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। रियल सीन से आपको अपना दिमाग को विकसित करना है। बराबर? तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाज़त। हमारे 2 टेलीफ़ोन नंबर है 7002506486 और 9435021306। हमारे 2 प्रोग्राम साइटिका पेन पे कायरो सीयू 3 के अंतर्गत शुरू हो रहा है। कायरोप्रैक्टिक के हम बहुत सारा आयाम को टच करेंगे। तो आपको यहाँ पर 2 एस्पेक्ट जानने होंगे। ये बातें मैंने क्यों बताया? क्योंकि इससे आपको 3 चीज़ें मालूम पड़ेगी। पहली चीज़ ये है कि सब्जेक्ट में डाइट एंड न्यूट्रिशन और काउंसलिंग का क्या पार्ट होता है? साइटिका पेन में हमको रोगी को सलाह कौन-कौन सी देनी है? यहाँ खाली डाइट एंड न्यूट्रिशन की बात नहीं है, ये तो एक एग्ज़ाम्पल है। वहाँ पर सारे काउंसलिंग के पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका उठना, बैठना, लेटना, टेबल पे कैसे बैठना है, सोफ़े पे कैसे बैठना है, लैट्रिन बाथरूम कैसे जाना है, कौन-सा पेन में क्या करना है, पेन का डायग्नोसिस कैसे करना है, जो वेग साइटिका के सिम्पटम होते हैं वो कैसे पकड़ना है, रियल साइटिका का कैसे पकड़ना है, एमआरआई के साथ कैसे एनालिसिस करना है, नॉन एमआरआई के साथ कैसे करना है। पेशेंट की कौन-सी दवा में पेशेंट क्या बदमाशियाँ करता है, क्या गलतियाँ करता है, क्या अच्छा करता है, क्या बुरा करता है, चीज़ों को समझना यानी ओवरऑल पर्सपेक्टिव वो देने की चेष्टा है जो क्लिनिकल है। अब यहाँ पर फिर 2 शाखाएँ हो जाएगी, पहली शाखा जो होगी काउंसलिंग होगी, इसलिए हम 2 प्रोग्राम को पैरेलल लेके चल रहे हैं। क्योंकि खाली हम बता देंगे तो पेशेंट का इलाज नहीं होगा, पेशेंट कहेगा मेरा इलाज किया क्या? आपने मुझे बताया, मेरे को समझ में आया, मैं कल से ये कर भी लूँगा। लेकिन एक बात बताइए, एक दर्द में तड़पता हुआ रोगी है, 2 कंडीशन के रोगी आएँगे, एक एक्यूट आएँगे, एक क्रोनिक आएँगे। एक्यूट वाला को काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी कुछ भी नहीं सुनने की पोज़ीशन में, वो कहेगा पहले दर्द कम करो तब मैं सुनूँगा। तो एक्यूट के लिए फ़ॉर्मूला काउंसलिंग का अलग हो जाएगा। वहाँ काउंसलिंग होगा उसके परिवार के सदस्यों को लेकर उनको समझाना, ताकि पेशेंट वो सारी चीज़ें अपने परिवार के सदस्यों को करने दे जो आप उसके परिवार के सदस्यों को बता रहे हैं। नहीं तो पेशेंट बहुत ढंग से तंग करता है अपने लोगों को। और दूसरा पार्ट हो गया जो लोग क्रॉनिक है, उनको बताना। जो एक्यूट होगा उसके यहाँ पर आपका होम विजिट होगा। जो क्रॉनिक होगा वहाँ पर होम विजिट भी कर सकते हैं और पेशेंट आपके क्लिनिक भी आ सकता है। लेकिन एक्यूट वाला आपके क्लिनिक पे नहीं आ पाएगा। अगर आप बुलाएँगे तो आप पेशेंट को खराब कर देंगे। तो आपको तो उसके होम विजिट का ही तैयारी करना है। तो होम विजिट अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें उसको सलाह देनी होगी और ऑनलाइन फिर कंसल्टेंसी करनी होगी। वो ऑनलाइन में आपके साथ बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वो अगर फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाएगा या दूसरों को बुलाएगा लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जैसे मैं होम विजिट नहीं करता, लेकिन सारे पेशेंट मेरे टच में रहते हैं और उसके यहाँ जो-जो थेरेपिस्ट विजिट करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर इसने ये किया, सर इसने किया, सर आप वॉच कीजिए, आप सर उनसे बात कीजिए। मैं किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता, तो मैं कहता हूँ ठीक है आप करवा लीजिए, कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको बता दूँगा ये चीज़ें सही है और ये चीज़ें आपको करवानी है या ये नहीं करवानी। ठीक है? तो ज़्यादा करके आपको सब तरह से अपने दिमाग को रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ मिलने वाला है आपको। वो युग लद गया जहाँ पर आप कुछ भी करके सर्वाइव हो जाते थे। इस युग में बहुत पैसा है और पेशेंट बिना माँगे आपको इनाम के रूप में आपकी फीस से ज़्यादा दे देता है। मेरे बहुत सारे थेरेपिस्ट ऐसे हैं, जो पिछले क्लास में भी बताए, आगे भी बताएँगे। इनाम के तौर पे जब पेशेंट का दर्द गायब होता है, डॉक्टर सर्जरी बता चुका होता है, तो 10-20 हज़ार रुपए तो वो यूँ ही दे देता है कि डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे बंदे हैं, किसी अच्छे काम में लीजिएगा। बार्गेनिंग ही नहीं करता है। साइटिका का पेशेंट आपसे बार्गेनिंग नहीं करता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप जो माँगते हैं वो आपको देता है। खाली बस आप ट्रीटमेंट दे दीजिए और उसको खड़ा कर दीजिए। तो सही इन्फॉर्मेशन के साथ जाएँगे तो याद रखिएगा उसके घर में एक फिजियोथेरेपिस्ट पहले से ही जा रहा होता है। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की दवाइयाँ उसकी चल रही होती है। तो 2 लोगों तक आपका इन्फॉर्मेशन हमेशा पहुँचते रहेगा। जब वो 2 लोगों तक आपका इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा तो बताइए मार्केट में आपकी पूछ होगी या कम होगी? जब दोनों को लगेगा कि एक बंदा बिल्कुल सही ढंग से काउंसलिंग कर रहा है और ये बातें तो मेरे पास भी बताने का टाइम नहीं, तो नेक्स्ट टाइम में कोई पेशेंट होगा तो वो आपका रेफरेंस देगा उनको, कि यार उनसे पकड़ लो, वो अच्छी तरह सलाह दे देगा और आपकी चीज़ों को समझ जाएगा। ठीक है? गिफ्ट वगैरह तो देता ही देता है। लेकिन आजकल के थेरेपिस्ट गिफ्ट को कुछ नहीं समझते, वो कहता है रोकड़ा। गिफ्ट-विफ्ट तो आता-जाता रहता है, रोकड़ा चाहिए। तो चलो ये सारी बातें होती रहेगी। तो उसके बाद यही सारी काउंसलिंग के बाद फिर आएगा ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट तो आपको देना पड़ेगा। तो साइटिका का कौन-कौन काउंसलिंग के साथ कौन-कौन सा ट्रीटमेंट जुड़ा है और इसके साथ एक तीसरी चीज़ है, जो कायरो वाला भी नहीं करता, एक्यूपंक्चर वाला भी नहीं करता, एक्यूप्रेशर वाला भी नहीं करता, वो होता है उसके घर के सदस्य को और पेशेंट को ट्रेनिंग देना। बहुत ज़रूरी है, ठीक है?
तो बोलेंगे, "अच्छा जयश्री जी का आया सर मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए।" तो चलिए एक बार हम ये क्वेश्चन आंसर भी एक अलग वीडियो रिकॉर्डिंग में ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक ले लेते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे तो क्वेश्चन आंसर का एक अलग रिकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो मैं मनोज खंडेलवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे 2 टेलीफ़ोन नंबर है 7002506486 और 9435021306। अगर आपको हमारे क्लासेस अटेंड करने हैं, एडमिशन लेना है तो आप इन दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और साथ में नीलम जी का भी नंबर दिया हुआ है, आप उन पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।